गुड मॉर्निंग साथियों। छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। हम शैक्षणिक अभिरुचि का अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे आपको प्रीमियर वीडियो मिलती है। जो साथी प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी करते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भाई, क्योंकि आपको प्री बीएड की तैयारी, प्री डीएलएड की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। आज का वीडियो कक्षा 7 है, क्लास 7 है, जिसमें हम शैक्षणिक अभिरुचि पर आधारित ही टॉपिक अभी चला रहे हैं भाई। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान एक शिक्षक को कैसे करना है, इस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम सीधे वीडियो पर आते हैं। बात करें व्यक्तिगत भिन्नता होता क्या है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता भी बोलते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा को हम समझें। सामान्य रूप से सभी व्यक्ति समान दिखाई देते हैं। देखो, प्रायः जब हम बाहर से देखते हैं साथियों, तो प्रत्येक जो बालक है वो हमको एक समान दिखाई देता है, किंतु जब हम उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे अंतर हमको देखने को मिलता है। कोई भी दो व्यक्ति, यदि हम दो बच्चों को मान लो खड़ा कर दिए है ना, तो कोई भी दो बच्चे या दो व्यक्ति उनके शारीरिक बनावट में, मानसिक योग्यता में या व्यक्तित्व के गुणों में समान दिखाई नहीं देते। अर्थात जब दो व्यक्तियों की हम तुलना करते हैं तो किसी न किसी रूप में हमको उन दोनों में अंतर दिखाई देगा ही। समझ रहे हैं ना? चाहे वो अंतर शारीरिक बनावट में हो सकती है, एक मोटा एक पतला हो सकता है, एक की हाइट कम एक की हाइट ज़्यादा हो सकती है, काला गोरा हो सकता है। ठीक है, चाहे वो मानसिक योग्यता में उनकी भिन्नता हो सकती है, वो कम दिमाग वाला हो सकता है, वो एक ज़्यादा दिमाग वाला हो सकता है, वो जल्दी चीज़ों को समझता हो, एक लेट से समझता हो, मानसिक योग्यता भी हो सकती है। व्यक्तित्व के गुण जो है, ठीक है, बात करने की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बच्चे, अगर एक बच्चा अच्छे से फ्रैंक बात कर लेता हो, एक बच्चा तोतला टाइप का बात करता हो, या उनके रंग रूप में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये कुछ न कुछ जो परिवर्तन, प्रत्येक जब दो बालकों की हम तुलना करेंगे तो परिवर्तन हमको दिखेगा ही। अर्थात किसी भी बालक की हम समानता नहीं कर सकते, कुछ न कुछ भिन्नता होती है। यही भिन्नता क्या कहलाता है साथियों? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, और ये जो भिन्नता आती है या तो प्रकृति के वजह से अर्थात आनुवंशिकता की वजह से होता है, या वातावरण के प्रभाव से भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता समझ गए ना? किसी न किसी रूप में भिन्न रहेगा बालक, वही व्यक्तिगत भिन्नता है। देखो, एक ही माता पिता के यदि दो संतान भी है ना साथियों, ठीक है, एक ही माता पिता है, यदि उनके दो संतान हैं तो उन संतानों में भी व्यक्तिगत भिन्नता रहेगी ही। ठीक है, और यह जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण होता है, ये जो भिन्नता है। समझ में आ रहा है चीजें? ठीक, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ भी आप समझ लीजिए। हमने तो सामान्य सी एक समझ स्थापित किया, अब इसके अर्थ को समझते हैं। देखो, व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगत भेद का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यता, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि में व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। मतलब हर दो बच्चे की भी यदि हम तुलना करें तो किसी न किसी रूप में वो अंतर रहेगा ही। समझ रहे हैं ना? कोई काला रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक काला है, एक गोरा है ना? यहाँ पर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो कुछ न कुछ उनमें भिन्नता हमको देखने को ही मिलती है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से पूरी तरीके से मिलता जुलता हो। जब भी आप देखेंगे आप पाओगे बिल्कुल कुछ न कुछ हम शक्ल भी रहेगा, तो उनके इंटरनल क्वालिटीज में आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन भिन्न रहेगा ही। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है? अब भिन्नता को लेकर प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया हुआ है। देख लो इसको। स्किनर ने क्या कहा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य
व्यक्ति के उन पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात हम किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता कैसे जानेंगे, तो उनका जब मापन करेंगे, उनका मूल्यांकन करते हैं, तब हमको पता चलता है। ये स्किनर ने कहा है। अब जेम्स ड्रेवर ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है वही उनकी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है, ड्रेवर ने कहा। ठीक है। अब ये जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है साथियों, इनके पीछे क्या वजह होता है क्यों ये भिन्नता आती है? तो इसमें मैंने कहा दो वजह है। एक तो है वंशानुक्रम, जिसे जीन भी बोलें, एक है वातावरण। तो पहला बात करें हम, देखिए कारण कई सारे हैं ना, लेकिन ये प्रमुख होता है। वंशानुक्रम की मैं बात करूं तो व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख वंशानुक्रम है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता रहता है। इन्हीं कारण से व्यक्तिगत भिन्नता भी आती है। भाई आप सभी देखे होंगे अपने गांव, अपने शहर, आस पड़ोस में जिस बच्चे के माता पिता सांवले हैं, उनका बच्चा भी सांवला होता है। जिनके माता पिता गोरे हैं, जिनके आँख, नाक, कान की बनावट जैसी है, वैसे ही बनावट माता पिता के जैसे ही बच्चों में आती है। ठीक है। अर्थात इन्हीं कारण से ये भिन्नता भी आती है ना। जैसे देखो, तीव्र माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि के होती है, या मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती है। कभी कभी क्या होता है, एक ही माता पिता के संतानों में भी भिन्नता देखने को हमको मिल जाती है। यही वंशानुक्रम, अर्थात अपने माता पिता से गुणों का जो स्थानांतरण बच्चों में होना ही वंशक्रम कहलाता है। समझ गए ना। चलो अब आते हैं हम वातावरण में। वातावरण क्या होता है? देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का दूसरा कारण है वातावरण। वातावरण में पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरण का जो प्रभाव है पड़ता है ना भाई। कैसे पड़ेगा? देखो, व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका शारीरिक विकास होगा। भाई वो सही तरीके से यदि खेल कूद पाएगा, बच्चा दौड़ पाएगा, तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा। शिक्षित घर परिवार रहेंगे, वहाँ मानसिक विकास भी अच्छा होता है, रहन सहन अच्छा रहता है, वहाँ व्यवहार, आचार विचार भी अच्छे होते हैं, है ना भाई। ये भी तो मायने रखता है ना व्यक्तिगत भिन्नता में, व्यवहार, चारित्रिक विशेषताएं, साथ ही साथ आपका बुद्धि। ठीक है ना। तो ये दो चीजों का प्रमुख प्रभाव पड़ता है। तीसरा इसमें आता है आयु और बुद्धि। तो बालक के जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास उनकी आयु पर निर्भर करता है। सही है ना भाई। अब मान लो एक 5 साल का बच्चा और एक 15 साल का बच्चा, भाई तो 15 साल का ज्यादा होशियार रहेगा ना, क्योंकि इनकी आयु कम है और आयु के हिसाब से उनका बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास भी उनका आयु के हिसाब से होता है। भाई 5 साल का बच्चा ज्यादा लंबा थोड़ी दिखेगा जी, नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि इनकी उम्र 15 साल है तो उसका विकास उससे ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आयु के हिसाब से बुद्धि बढ़ता है। ठीक है, चीजें समझिए, बहुत ही सरल है। स्वास्थ्य, देखो शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। देखोगे साथी, एक ही तारीख को एक ही दिन जन्म लिए हुए 2 बच्चों में मान लो कि एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, लरिया परिया आ रहा है समझो इसको, है ना, तो इनका स्वास्थ्य के वजह से इनके विकास को भी प्रभाव डालेगा। व्यक्तिगत एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे, एक ठूसा रहेगा था ना बढ़िया है, ऐसे बोलते हैं ना भाई। अर्थात दोनों में भिन्नता रहेगी स्वास्थ्य की वजह से। शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति में भी भाई जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो होशियार रहेगा, है ना भाई, वो अच्छे पद में रहेगा, उसमें भी भिन्नता है। लेकिन जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती तो वो उससे नीचे लेवल में आ जाता है ना। तो ये आर्थिक स्थिति, शिक्षा भी बहुत मायने रखती है। पृष्ठभूमि, परिवार की पृष्ठभूमि कैसा है, परिवार में रहन सहन कैसे हैं, आचार व्यवहार करते कैसे हैं,
वो भी मायने रखता है, उनका भी जो प्रभाव है व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। संवेग को भी प्रभावित करता है साथियों। आप देखेंगे दो बच्चों में, एक बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा की भावना रहती है, लड़ाकू रहते हैं, लड़ाई झगड़ा स्कूल में ही आप देखोगे, जब स्कूल में जाते हैं तो एक बच्चे मारपीट ज़्यादा करता है, बच्चों को परेशान करता है, दूसरा एकदम शांत शालीन स्वभाव का होता है। तो ये संवेग है, उनमें भी उनको भिन्नता हम देख पाते हैं। ठीक है, ये सभी भिन्नताएं हैं साथियों। अब देखो, एक शिक्षक हो आप, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कक्षा कक्ष में आप समायोजन कैसे करोगे? एक शिक्षक के नाते अब आपका क्या उद्देश्य होगा? इस तरह से भिन्न प्रकार के बालक आपकी कक्षा में तो रहेंगे ही भाई, प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न होगा ही, है ना भाई। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? कक्षा कक्ष को कैसे आप मैनेज करोगे? देखो, कक्षा कक्ष का सीमित आकार, यदि शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था करना चाहता है तो कक्षा का आकार सीमित रखना है। कहने से तात्पर्य है साथियों, लिमिटेड स्टूडेंट रहे, आप जितने बच्चे रखना चाह रहे हैं आप कंट्रोल कर पाओ भाई, उसी के हिसाब से आप बच्चे रखो, ताकि प्रत्येक बच्चों को आप अच्छे से देख सको, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता पर आप ध्यान दे सको, बाल केंद्रित शिक्षा का आप उपयोग कर सको। याद रखना भाई, प्रश्न आ सकता है आपके प्री बीएड डीएड में, शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए? बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित। बाल या बालक, बालक को ही छात्र बोलते हैं। ठीक है, तो आकार सीमित रखो कक्षा का। समूहीकरण या वर्गीकरण, देखो उचित शिक्षा देना है तो बच्चों के समूह में आप रख सकते हो, छात्रों के अलग अलग समूह में आप वर्गीकृत कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। अगला देखो, पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। बालकों की रुचि, बालिकाओं की रुचि कौन से क्षेत्र में है, उनके बौद्धिक स्तर कैसा है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक बालक भिन्न है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम में भी भिन्नता जरूरी है। शारीरिक दोषों के प्रति भी एक शिक्षक को ध्यान देना है भाई, क्योंकि आपकी कक्षा में शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे भी हो सकते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ, चाहे वो हाइट में हो, कद में हो, या फिर किसी अन्य प्रकार की डिसएबिलिटीज़ हो, तो वैसे बच्चे भी आपको मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। ठीक है, शिक्षण विधि का चयन भी बहुत जरूरी है साथियों। प्रत्येक बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षण विधि का चयन करना होगा। ठीक है, शिक्षक का ये प्रमुख दायित्व है, क्योंकि एक शिक्षक हैं, आप पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, है ना, पढ़ाते हैं, उसके लिए उचित शिक्षण विधि रहेगा, तब बच्चा क्या है, सही तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल समझने योग्य हैं, इम्पोर्टेंट है भाई, इनको अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाता है। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि कक्षा कक्ष के उन तमाम अलग अलग भिन्नता वाले बालकों को कैसे आप समायोजित करोगे, कक्षा में कैसे उनको छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था आप बना सकते हो अपनी कक्षा कक्ष में, अपने विद्यालयों में, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। और आप शिक्षक बनने जा रहे हो, प्री बीएड प्री डीएड करके बीएड और डीएड की पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आपके लिए ऐसे बिंदुओं को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आपके परीक्षा में साथियों ये बिल्कुल आ सकता है भाई, आप जान रहे होंगे, ये जो शिक्षण अभिरुचि है, 30 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इन 30 प्रश्नों में कम से कम आपका 25 प्लस में आए। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है भाई कि आपको 25 प्लस की ओर लेके जाएं, और आप जाओगे ही, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हो और हम आपको आपके लक्ष्य के पहुंचते तक हम साथ नहीं छोड़ते। ये सीरीज ऑफ एजुकेशन का अपना एक अलग ही तरीका होता है। तो साथियों, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको इस तरह की तमाम जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए यदि कोई प्रयासरत है तो वो सीरीज ऑफ एजुकेशन है, जो आपकी निरंतर शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों, कल हम लास्ट वीडियो लेंगे शिक्षण अभिरुचि में, उसके बाद हमारा ये शिक्षण अभिरुचि वाला
जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हम रीजनिंग की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।